हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब लोग। आज देखो, आज हम पॉलिटी में एक चैप्टर पढ़ते हैं, वो है नागरिकता। नागरिकता चैप्टर है वो इस संबंध में कैसे किस तरीके से बाहर का कोई आदमी नागरिक बन सकता है तथा किस तरीके से वो भारतीय नागरिक को त्याग सकता है। तो इस संबंध में हम नागरिकता पढ़ेंगे जो हमारे भाग 2 में आती है, संविधान का भाग 2 जो नागरिकता को बताता है, और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। कितने आर्टिकल से? आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। ठीक है भाई। हम समझते हैं कि सबसे पहले नागरिकता समझने से पहले ये समझें कि नागरिक क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि नागरिक क्या होता है। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिससे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो तथा संविधान के प्रति अपनी पूर्ण आस्था रखता हो। भैया ये वाली बात कैसे समझेंगे कि राज्य के प्रति उसकी पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो। राज्य का मतलब ये नहीं कह रहा कि यूपी से, तमिलनाडु से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य का मतलब देश से, और पूर्ण आस्था का मतलब संविधान से, कि भैया तुम संविधान को मानते हो कि नहीं मानते। पता चले कि भैया मैं व्यक्ति तो यहीं का रहने वाला हूँ लेकिन गीत में पाकिस्तान के गाता हूँ, तो आप नागरिक नहीं हो सकते। आप यहाँ के व्यक्ति हो, आपको भारत सरकार ने बोल रखा है कि भैया तुम हमारे नागरिक हो, तुम्हें संविधान में पूर्ण आस्था रखनी ही पड़ेगी, संविधान से आप अलग नहीं जा सकते, तो आप नागरिक हो। ठीक है भाई। उसके बाद देखने को मिलता है कि नागरिकता क्या होती है। नागरिक अब हो गए, हम नागरिक बन गए। अगर हम किसी भी देश की नागरिकता लेते हैं उसका मतलब क्या होता है। नागरिकता लेने से क्या होता है कि वहाँ के संविधान द्वारा या वहाँ की सरकार द्वारा जो उसे सुविधाएं दी जाती हैं, वो वहाँ का नागरिक होने के नाते उसे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो इसलिए हम किसी भी देश की नागरिकता लेते हैं ताकि हम वहाँ की सुख सुविधाएं, वहाँ की शिक्षा वगैरह, वहाँ की कानून, वहाँ की सारी चीज़ों को हम एक सुविधा के तौर पर प्रयोग कर सकें। ठीक है भाई। तो हम समझेंगे कि नागरिकता क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे नागरिक क्या होता है और नागरिकता क्या होती है। अब हम समझते हैं कि भारत में नागरिकता के क्या प्रावधान है। ठीक है, क्या समझते हैं भारत में नागरिकता के अब हम समझते हैं कि भारत में नागरिकता के क्या प्रावधान है। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। बड़े आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। ठीक है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमारा संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उससे पहले से हम समझते हैं कि नागरिकता को कैसे देंगे, क्या नियम थे नागरिकता के। 26 जनवरी के बाद से, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर नागरिकता से संबंधित कोई मुद्दा उठता है तो उसको संसद सुल जाएगी। कब सुल जाएगा? संसद। और 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई नागरिकता संबंधी कोई मुद्दा था तो वो आर्टिकल हमको दे रखे हैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10। 5 से लेकर के आर्टिकल 10 तक उसमें प्रावधान किए गए थे 1950 से पहले कि भैया ये आदमी इस आर्टिकल के तहत ऐसे ऐसे नागरिक बनेंगे, जब इस तरीके से नागरिकता हासिल करेंगे। और 1950 के बाद संसद ने कहा भैया 1950 के बाद ये संविधान लागू होगा, उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो बानी ये शक्ति ले लेते हैं हम, बोले भैया ये शक्ति हम ना देंगे तुम्हें, बोले ये शक्ति को ले लेते हैं हम। और आर्टिकल 11 उसने संसद ने क्या किया, अपनी जेब में रख लिया। बोले अब आ जाओ भाई। बोले 1950 से पहले तो तुम पाकिस्तान से आए या पाकिस्तान में गए या दूसरे देश में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो उस संबंध में तो ये 5 आर्टिकल दे दिए हमने आपको, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आर्टिकल 11 हम अपने लिए रख रहे हैं भविष्य के लिए, जो तुम कोई गड़बड़ी करोगे तो हम उसका प्रयोग करके तुम्हारे ऊपर कानून बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो 1950 से पहले क्या कानून थे भारत के अंदर। ठीक है। 1950 से पहले किस तरीके से जो लोग पाकिस्तान गए
उनको नागरिकता किस तरीके से भारत ने रद्द की, जो पाकिस्तान से आए उनकी भारत ने किस तरीके से एक्सेप्ट की, हम इस संबंध में समझते हैं पहले नागरिकता। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, जिसके माता पिता भारत के हैं, जो व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी है, वो भारत का नागरिक माना जाए, कोई सर्टिफिकेट देने की उसे जरूरत नहीं है। जब तुम 1950 से पहले तुम यूपी में पैदा हुए हो, आप यूपी के रहने वाले हो, तो आपको कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका नाम राशन कार्ड में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं अब आर्टिकल 6 आता है और आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 और 7 को हम समझते हैं एक साथ। आर्टिकल 6 और 7। आर्टिकल 6 वो था कि जो पाकिस्तान से भारत चले गए। आर्टिकल 6 वो था जो लोग पाकिस्तान से भारत चले गए, पाक से जो भारत आ गए, सॉरी पाक से जो भारत आ गए, पाकिस्तान से जो भारत आ गए। ठीक है, तो उस संबंध में क्या था कि यहाँ पर एक और ये आर्टिकल 7 था कि जो आदमी भारत से पाकिस्तान चले गए, अच्छा वो फिर वापस आना चाह रहा है, पाकिस्तान से भारत आ गए, आर्टिकल 6 और भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर वापस आना चाह रहा है। हमें ये कोई मतलब नहीं कि पाकिस्तान में भैया किस तरीके से नागरिकता दी जा रही है, हमें अपने से मतलब है कि हम किस तरीके से नागरिकता दे रहे हैं या किस तरीके से नागरिकता से 18 से वंचित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जैसे पाकिस्तान से कोई भारत आ रहा है आदमी, तो उसमें एक डेट रखी है, पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, देश आजाद हुआ था, इधर से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है। सरकार ने सोचा रहे यार ये तो मैंने पंगा कर देंगे, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं। बोला ऐसा करो भाई साहब क्या कि भाई एक डेट निर्धारित की 19 जुलाई 1948। बोले भाई रुक जाओ, बॉर्डर पर खड़े हो गए प्रधानमंत्री जी, बोले भाई रुक जाओ उधर ही रुक जाओ। क्यों करना है, रुक जाओ, बहुत दिना तुमने इधर चल रहे तब रुक जाओ। मैंने कहा भैया कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए वो तो भारत के नागरिक हैं। वाह, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए वो तो भारत के नागरिक हैं, लेकिन जो आदमी 19 जुलाई 6 और 7 एक साथ समझा भैया, 6 और 7 एक साथ, 6 और 7 एक साथ, कि जो आदमी 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए वो तो भारत के नागरिक बन जाएंगे, लेकिन जो आदमी 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हैं उनको भाई साहब रजिस्टर में नाम लिखवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि भैया हम भारत के नागरिक बनना चाह रहे हैं। और इस एप्लीकेशन देने के लिए पहले आपको 6 महीने रहना पड़ेगा। पता चले उधर से तुम बम दबा के ले आए और तुमने मार दिया और तुम तो फिर भाग गए, बोले नहीं ऐसे नहीं चलेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 महीने भारत में रहो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, एप्लीकेशन दो, तब आपको नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तब आपको नागरिक माना जाएगा। तो ये था कि आर्टिकल 6 में वो भारत चले गए थे, और आर्टिकल 7 में जब वो पाकिस्तान, आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक है, अगर जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए तो माने जाएंगे, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो क्या होंगे, तो उनको वही करवाना पड़ेगा, क्या रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन देना पड़ेगा और कम से कम 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है भाई, इसके बाद समझते हैं आर्टिकल 8। ठीक है, कि 26 जनवरी को जब 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जो लोग विदेश में रह रहे हैं, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहते तो उनके पूर्वज में से कोई भी आदमी, उनके पूर्वज में से, उनके पूर्वज नाना नानी दादा दादी, कोई भी मतलब माता पिता में से अगर कोई भारत का रहा हो, तो वो आदमी क्या करेगा, उस देश की एम्बेसी में जाएगा, वहाँ पर जो हमारे इंडिया की एम्बेसी रहती है वहाँ जाएगा और वहाँ जाके अपना एप्लीकेशन दे देगा, और अगर वो मान लेते हैं कि हाँ भाई इनको नागरिकता दे दी जाए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो इस तरीके से आर्टिकल 8 कहता है कि भैया ये तुम्हारा मतलब ठाट बना देता है एकदम, मैं समझ लो आप एकदम गाँव की भाषा में कि भैया आर्टिकल 8, अगर तुम विदेश में रह रहे हो और तुमको भारत में ठाट की जिंदगी काटनी है तो आर्टिकल 8 बना लो, जाकर वहाँ एम्बेसी में जाओ और जाके क्या करना है आपको कि वो दे देना है, एप्लीकेशन दे देना है, लेकिन इंतजार करेगा एम्बेसी पे, गृह मंत्रालय पे, भाई गृह मंत्रालय क्या बोलता है, उसके बाद ही दी जाएगी, उससे पहले नहीं दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 9 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 9 कहता है कि भाई साहब आप दोनों हाथों में लड्डू ले लिए आपने, बोलेगा हम तो भैया भारत में भी रहना चाहते हैं और चाइना में भी रहना चाहते हैं,
भारत सरकार को पता चल जाएगा, बोला वाह भारत में भी लड्डू खाना चाह रहा है, चाइना में भी लड्डू खाना चाह रहा है, तो ऐसा अगर तू चाइना में लड्डू खा जाकर। आप बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं, बोले नो 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 जाइए आप उधर ही जाइए। आर्टिकल 9 कहता है कि आप अगर भारत की नागरिकता को लेकर के आप, भारत की नागरिकता भी आपके पास में है और दूसरे देश की नागरिकता आपने स्वीकार कर ली, आपको नागरिकता से हटा दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता का ही प्रावधान है कि भैया एकल, तुम या तो एकल नागरिकता से भारत के संबंध में होता है। अमेरिका में क्या होता है, दोहरी नागरिकता होती है, एक तो अमेरिका के केंद्र की नागरिकता लेनी पड़ेगी और अमेरिका के राज्यों की नागरिकता लेनी पड़ेगी। हमारे ऐसा नहीं है। अब यूपी के रहने वाले तो कोई दिक्कत नहीं, यूपी की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको इंडिया की नागरिकता लेनी पड़ेगी। ठीक है, केंद्र आपको नागरिकता दे देगा, आप भारत के आदमी। ये इस संबंध में बहुत सारे वो हैं कि देश की अखंडता, संप्रभुता, इस सारी चीज़ों को दर्शाता है। अगर हम दोहरी नागरिकता बता देंगे तो हमारे अंदर द्वेष फैल जाएगा, वो भावना नहीं रहेगी देश रक्षा की। ठीक है भाई, तो अगर आपने विदेशी नागरिकता आपने ग्रहण कर ली तो आपकी नागरिकता को हटा दिया जाएगा आर्टिकल 9 के बाद। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि विधि के अलावा किसी अन्य तरीके से आपकी नागरिकता को नहीं छीना जा सकता। विधि का मतलब ये कि आपको ये सब काम कर देते हो तो आपके बाकायदा कानून बनेगा, कानून में आप बाकायदा कोर्ट में जाओगे, आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह चलेगा, कुछ भी चलेगा, उसके बाद ही आपकी उसको छीना जा सकता है। आपको ये सब काम कर देते हो, अन्यथा और तरीके से नहीं छीना जा सकता। माइक पर बोल दिया, समाचार पत्र में बोल दिया कि भाई इनको ये भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको विधि के द्वारा ही कानून बना करके आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो आर्टिकल 10 हमने यहाँ पर समझ लीजिए, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10। ये आर्टिकल ये इतने थे, ये बस इतने आर्टिकल हैं कि जो हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले के आर्टिकल है। लेकिन अब क्या हुआ कि आर्टिकल 11 संसद ने अपने पास रख लिया था, बोला अब भविष्य में हम देखूंगा। तो हमने ये जो 1947 से देश आजाद हुआ था, ये हुआ था कि आर्टिकल 5 में क्या हुआ था, 6 में, 7 में, इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 11 में क्या हुआ था। आर्टिकल 11 बोलती है संसद ने कि भाई ये मेरी ताकत है और मैं इस ताकत को किसी को नहीं दूंगी। पर ठीक है, बोलो क्या ताकत है, बोले अब नागरिकता के संबंध कोई भी मुद्दा आएगा तो मैं उसे मैं देखूंगी। पर देख लो भैया, 1955 में उसने एक कानून बनाया, भारतीय नागरिकता अधिनियम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, 1955 बना दिया। अब जो 1950 की बात की बात चल रही है, 1950 से पहले की बात तो खत्म हो गई। अब 1950 के बाद की बात चल रही है। तो हुआ का जो बिल आता है ना, जो वैसे संसद में हम बिल लेके जाए, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अभी आपने देखा होगा सीए वगैरह आया था 2019 में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, उसमें वो अवैध प्रवास कर रहे थे। तो इस संबंध में क्या होता है कि वो जो गरीब लोग होते हैं ना, फिर गरीब लोग अगर दूसरे देश से हमारे यहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं, तो होता क्या है कि आतंकवाद वगैरह, गरीबी वगैरह, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जब आदमी के पास कुछ पैसा नहीं होता ना, तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसी परेशानी है कि आप बीमार है, कोई बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल में भर्ती है और आपको पैसे की जरूरत है, 10 लाख 15 लाख लग रहे हैं। आप कोई बड़ा अमीर आदमी आता है, बोलता है भाई ये काम करिए, आप तुरंत कर दो, चाहे वो कैसा भी काम हो, क्योंकि आपका परिवार आपसे जुड़ा हुआ है, आपको उनका पेट पालना है। तो ऐसा होता है। ठीक है भाई, तो ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया। अब हम इस अधिनियम को 1955 को बेस बना लेंगे कि भैया अब कोई अगर भारत में भविष्य में अगर कोई कानून नागरिकता से संबंधित बनता है तो वो इसके तहत बनेगा, 1955 के तहत। और ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल क्या है, लिखा है संसद इसको संबोधन करेगी। ठीक है, तो पहले क्या होता है, बिल होता है, बिल पेश होता है, विधेयक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब बिल पेश कर दिया, उस पर क्या करते हैं, वो दोनों सदनों से पास हो जाता है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति जी उस पर, तो वो एक्ट बन जाता है। एक्ट मतलब होता है कानून बन गया भैया, अब उसे सबको मानना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो ये 1955 हो गया। इस 1955 के द्वारा इसने बोला कि 5 तरीके से आप भारत की नागरिकता ले सकते हो, 5 तरीके से। समझते हैं वो कैसे 5 तरीके से ले सकते हैं, इसने बताया। बोला एक तो तुम जन्म से प्राप्त कर सकते हो, जन्म से। बोला अगर तुम्हारा जन्म यहाँ पर हुआ है, भारत में जन्मे हो, तुम्हारे माता पिता यहाँ के हैं, तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ जन्मे, आपके पिताजी किसी दुश्मन देश के शत्रु हैं, आपके पिताजी वहाँ पर कोई लीडर हैं, तो आप इस संबंध में आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, अगर ऐसी स्थिति है तो। दूसरा देखते हैं वंश के आधार पर।
आप घूमने गए अमेरिका वगैरह, आपके वहाँ पर बच्चा हो गया, मान चलो बच्चा हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो इंडिया की एम्बेसी होती है वहाँ पर, या यहाँ पर आकर के आपको 1 साल के अंदर उसका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ेगा कि भैया ये इसका जन्म इस तारीख को हुआ था और ये इस तारीख को हुआ था, हमें भारत की नागरिकता चाहिए। तो वंश के आधार पे आपको नागरिकता मिल जाती है, वंश के आधार पर, ठीक है, कि भैया हमारे वंश का लड़का है, हालांकि पैदा हो गया उधर अमेरिका में जाकर के, तो इसको नागरिकता दे दो। बोले हाँ मिल जाए, कोई बात नहीं। उसके बाद होती है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण होता है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण मतलब रजिस्टर में नाम लिखा करके, ठीक है भाई। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकती है आपको। आप किसी देश के हो, बशर्ते आपको 5 से 7 साल तक यहाँ पर रहना पड़ेगा भारत के अंदर, तब आपको ये नागरिकता मिलेगी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता। देशीकरण क्या होता है कि आप किसी भी दूसरे देश के रहने वाले हो, तो आप अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? एप्लीकेशन, आवेदन देना पड़ेगा, ठीक है। आवेदन ये कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है सब कुछ। आवेदन आपको देना पड़ेगा, तो ये संसद होगी इस बात को भाई करेगी कि इनको नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कोई गलत व्यक्ति हो, अवैध प्रवासी वगैरह हो, कोई आतंकवादी वगैरह हो, उनसे नागरिकता देने इधर हमारा भंडाफोड़ कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखिए जी। फिर देखते हैं कि 22 भाषाएं जो हमारी संविधान में दे रखी हैं 8वीं सूची में, उसमें से कोई भाषा बोल पाता है कि नहीं, संविधान के प्रति निष्ठावान है कि नहीं, कहीं गलत चलते वाला आदमी तो नहीं है। ये सारी चीज देखी जाती है, तब आपका देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाती है, ठीक है भाई। और देश उसमें भी देखा जाता है कि भैया 14 वर्षों से लेकर 14 वर्षों से लगातार 11 वर्ष 14 वर्षों में से 11 वर्ष तक यहाँ पर रहा हो, और 12 महीने से पिछले 12 महीने से लगातार ही रह रहा हो यहाँ पर, तो देशीकरण के द्वारा हम नागरिकता दे सकते हैं। 5वीं बात आती है राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण करने के बाद। राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण कर लें तो नागरिकता दे दी जाएगी उसमें। जैसे कि मान लो सिक्किम था, सिक्किम हमारे राज्य में मिल गया, तो उस क्षेत्र पर रहने वाले जो जितने भी लोग थे वो स्वतः उन्हें नागरिकता मिल गई। कल भारत पाकिस्तान पर पीओके पर अटैक करके पीओके को अपनी तरफ मिला ले, तो पीओके पे जो पाक कश्मीर है उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी अपने आप, ठीक है भाई। और एक दिन ऐसा होना है तो पीओके तो मिलना है भैया, पीओके तो हमारा है ना। अरे 7 सांसद चुने जाते हैं पीओके से, 552 है हमारे उसमें, लेकिन 545 में चुनाव होता, 7 कहाँ चले जाते हो? 7 वहीं के सांसद हैं भैया। और जिस दिन पीओके ले लिया 7 सांसद वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब होगा एक दिन ऐसा, देख लेना आप। अरे उसका तो हालत खराब है पाकिस्तान की, तो आटे के लिए मर रहे हैं, आटे के लिए बहुत हालत खराब, ठीक है भैया। अब हम समझते हैं कि नागरिकता को कैसे छीना जा सकता है, नागरिकता जाति कैसे है, नागरिकता कैसे जाती है। अब हम ये समझते हैं नागरिकता जाति कैसे। देखो नागरिकता क्या होता है कि अगर हम अपनी इच्छा से त्याग दें कि भैया हम भारतीय नागरिकता नहीं लेना चाहते, हम अपनी नागरिकता त्याग रहे हैं, तो एक तो स्वेच्छा से त्याग देना, तो भैया इस तरीके से जा सकती है आपकी नागरिकता, स्वेच्छा से त्याग दी। दूसरी तरीके से किसी बर्खास्तगी के द्वारा हमने क्या किया, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जाकर चाइना की नागरिकता ले ली, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को टर्मिनेट कर देगी, बर्खास्त कर देगी, बोले नहीं तुम इंडिया के सिटीजन नहीं हो सकते। और सिटीजन नहीं हो सकते तो इसका मतलब है आपको नागरिकता नहीं, इसका मतलब आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। ये तो मतलब होता है नागरिकता का। और क्या? वंचित करना। आपने मान के चलो कि ये देशीकरण है और ये पंजीकरण है, इसके द्वारा भारत की नागरिकता ली हो, आपने कोई गलत सूचना दे दी उसमें कि भैया रहने वाले तो थे तुम नेपाल के, बता पाकिस्तान के, और बता दिए तुमने नेपाल का, तो भाई आपकी नागरिकता ऐसे छीन जाएगी। गलत सूचना देने से आपने जो नागरिकता प्राप्त की है वो नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी, ठीक है। ये 3 तरीके हैं। 1955 के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरीके से नागरिकता ले सकते हैं। क्वेश्चन आता भी है सीधा, कितने तरीके से नागरिकता ले सकते हो? 5 तरीके से। कौन कौन से थे? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और तुम्हारा राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण करने के आधार पर। 5 तरीके से हम नागरिकता ले सकते थे। और 3 तरीके से नागरिकता जा सकती है, स्वेच्छा से त्याग दे, बर्खास्त कर दे, और वंचित करने से। अब हम देखते हैं, ये दोनों बात समझ में आने के बाद देखते हैं कि विदेशी भारतीय नागरिकता क्या है।
विदेशी भारतीय नागरिकता। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी मैं इसे 2 मिनट में खत्म करता हूँ। एलएम सिंघवी साहब थे, तो एलएम सिंघवी साहब देखो क्या होता है कि ये एलएम सिंघवी साहब थे, तो एलएम सिंघवी साहब ये 2000 में, सन 2000 की बात है, तो एलएम सिंघवी साहब ने दिमाग लगाया कि भाई ये जो बाहर काम कर रहे हैं, हमारे देश के बाहर काम कर रहे हैं जो पैसे वाले आदमी, उनको कैसे बुलाया जाए भारत। अगर वो भारत में आ जाएंगे और यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा बढ़ेगी, स्कूल खुलेंगे, कॉलेज वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह, ये सारी चीज़ बढ़ेगी। तो एलएम सिंघवी साहब ने दिमाग दिया सरकार को, बजे गए सरकार के पास, बोले सरकार ऐसे बात है, अगर हम इन लोगों ने जो भारत में विदेश में रह रहे हैं वो जो कभी ना कभी हमारे देश से संबंध रहा है, उनके दादा दादी नाना नानी माता पिता कोई भी रहे, तो हम ऐसा करते हैं उन्हें इंडिया में इंडिया की नागरिकता दे देते हैं। उस देश की नागरिकता रहने तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे देश की नागरिकता दे देते हैं उनको। तो इससे क्या होगा, बोले इससे होगा कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। भाई जो विदेश में रह रहा है, तो मेरे जैसा आदमी विदेश में रह नहीं रहा हुआ, विदेश में तो भैया कोई पैसा वाला आदमी रह रहा होगा। तो सरकार ने कह दिया ठीक है आप ऐसा करो, रिपोर्ट बनाओ। तो 2002 में उन्होंने रिपोर्ट बनाई सिंघवी साहब ने। इनका पूरा नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी, मल थे भाई, बोले मैं बना दूंगा रिपोर्ट, बोले बना दो। 2002 बना दी रिपोर्ट, 2003 में सरकार को दे दी इन्होंने। 2003 में सरकार ने कहा कि ऐसा करो कि तुम 2003 में बोले कि अरे हमने एक एक्ट बनाया था, क्या वो 1955 में, ये कौन सा, ये वाला एक्ट बनाया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। बोले ऐसा करो उसमें संशोधन कर दो। बोले कर देंगे, बोले आर्टिकल 11 के तहत हम पे ताकत है, हम कर देंगे, बोले कर दो। बोले ऐसा करो 16 देश हैं उनको बना दो, आप 16 देशों से ले लो, लेकिन ये चोटा दोनों को छोड़ दो, पाकिस्तान को बांग्लादेश को, ये दोनों हैं, ये दोनों खुरापाती हैं। ये पाकिस्तान तो भारत का बेटा है और बांग्लादेश भारत का नाती है। बोले इनको दोनों को छोड़ दो, नहीं तो ये तो पूरे ही बन जाएंगे। तो पूरा इनका जन्म ही इंडिया से हुआ है, तो पूरी इमरान खान भी आ जाएगा लेने के लिए नागरिकता का, भैया मैं भी इंडिया में जन्म, मेरे भी माता पिता इंडिया से, मुझे भी दे दो। बोले इनको छोड़ दो दोनों को। बोले ठीक है। तो पहले देखा उन्होंने कि एनआरआई बनाए, एनआरआई नॉन रेजिडेंस इंडियन, जो लोग इंडिया में नहीं रहते लेकिन इंडिया के हैं। 182 दिन से ज्यादा जो भारतीय विदेश में रहता है उसे बोलते हैं एनआरआई। कितने दिन, 182 दिन से ज्यादा, और जिसपे इंडिया का पासपोर्ट है। पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट मतलब पास में गुजरना, पोर्ट माने अड्डा। हम किसी हवाई अड्डे से गुजर के जा रहे हैं अपने इंडिया के, तो भैया वहां पासपोर्ट दिखाएंगे, भैया देखो अमेरिका यार हमारे पास पासपोर्ट है, बोले हाँ ठीक है जाओ, तो दिखा से वहां से निकल जाते हैं। पासपोर्ट नहीं हुआ तो बोले नहीं तो नहीं जा सकते आप, ठीक है। वीजा क्या होता है, वीजा जिस देश में हम जा रहे हैं वो हमें वीजा देता है। जैसे मैं इंडिया से गया अमेरिका, तो मेरा क्या होगा, इंडिया से पासपोर्ट लूंगा और वहाँ अमेरिका जाऊंगा तो वहाँ मुझे वीजा मिल जाएगा। वीजा ऑलरेडी मैं पहले अप्लाई करके वीजा ले लूंगा वहाँ से, ये होता है, ठीक है वीजा। तो 182 दिन से ज़्यादा अलग रहेंगे तो क्या होंगे, वो एनआरआई कहलाएंगे, ठीक है। इस संबंध में और एलएम सिंघवी साहब बोले कि ठीक है भाई ये तो हो गया आपका। एलएम सिंघवी साहब बोले यार ऐसा करो सरकार के, मैं ऐसा करता हूँ कि 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मना देंगे, ताकि इन लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी, भाई इंडिया में जाके इन्वेस्ट वगैरह करें और इधर आएँ। मनसा यही थी भाई साहब। बोले ठीक है मना दो। बोले किसकी याद में, बोल देंगे गांधी जी आए थे इस दिन। बोले हाँ यार ये बात ठीक है, गांधी जी तो आए थे, अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मना दिया गया। लेकिन एनआरआई बोले कि एनआरआई कौन लोग हो सकते हैं जो 182 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं, या भारत का कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वहाँ पर नौकरी कर रहा है, बेचारा 6 महीने से ज़्यादा रह पा रहा है वहाँ पर, तो वो एनआरआई की श्रेणी में आ जाएगा। तो बोले देखो हम तो एनआरआई लेकिन हमारे पास पासपोर्ट है, लेकिन तुम हमें चुनाव वगैरह में तो भाग नहीं लेने देती हो। सरकार ने कहा ये तो बात सही है, तुम्हारे साथ जाती हो रही है। तो सरकार ने कहा कि ऐसा करो, 2011 में सरकार ने बोला कि तुम चुनाव में भाग ले सकते हो। ऐसा करना तो वहाँ फार्म 6A मिल जाएगा आपको, जो इंडिया के वहाँ पर एम्बेसी होती है, राजदूत वगैरह बैठते हैं, एम्बेसडर वगैरह बैठते हैं वहाँ पर, तो आप फार्म 6A भर देना, आपको आप वोट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, पता चले नेता बन जाओ आप इधर आगे। मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ, PIO आते हैं, उसको इनको दे दिया जाता है कौन, फिर उसके बाद आते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन बोलते हैं कि वही बात आ गई, दादा दादी नाना नानी में से कोई एक रहा हो और वो विदेश में रह रहे हो, कोई भी उनके बालक बच्चे कोई भी रह रहे हो, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहलाएंगे। इनको क्या किया कि PIO कार्ड वगैरह दे दिया इनको, PIO कार्ड कि तुम 15 वर्षों तक बिना वीजा के आ सकते हो। मान चलो मैं अमेरिका में रह रहा हूँ,
तो अमेरिका से आऊँगा तो पासपोर्ट देगा अमेरिका मुझे, लेकिन इंडिया आऊँगा तो इंडिया मुझे वीज़ा देगा। तो हमने वीज़ा कर दिया कैंसिल, बोला तुम PIO कार्ड रखो हमारा और तुम उसमें दिखाइए और तुम आ सकते हो यहाँ पर एयरपोर्ट पर दिखाइए PIO कार्ड, बोला आ जाएंगे। हम PIO कार्ड दे रखा है भारत के, पहले हमारे मम्मी पापा में से दादा दादी में कोई रहा है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन किसे नहीं माना जाता, ध्यान से देखना भाई साहब आप। मैं जो बताया ना कि यहाँ पर विकास के लिए बात हो रही थी कि कैसे करके इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान कोई जाना चाहेगा हमारा, कोई पूरा पाकिस्तान ही ओरिजिन है इंडिया से। अफगानिस्तान कोई जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा, गरीब लोग रहते हैं इसमें। चाइना बहुत चालाक है भैया, कोई नहीं जाना चाहेगा, चाइना से हमारी ऐसे रहती है हमेशा। भूटान, भूटान अपने आप में एक गरीब देश है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो हमारे पड़ोसी देशों को छोड़ दिया गया, बोला इनको छोड़ दो, ये किसी मर्जी दवाई नहीं है और नहीं कोई यहाँ से आएगा, नहीं कोई विकास कर पाएगा यहाँ आकर। बोला अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये यहाँ से लीजिए लोगों। बोला हाँ ये सही है। तो उन्होंने एक कार्ड बना दिया, PIO कार्ड बना दिया। जो PIO कार्ड होता है कि 15 वर्षों तक क्या करेगा, तो बिना वीजा के आ सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं कि OCI क्या होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या हुआ कि फिर वही बात आई कि इनका भी कर देते हैं कुछ ना कुछ। तो 2005 में संशोधन कर दिया 1955 वाले एक्ट में, और 2005 में बोले ओवरसीज इंडिया बना दो इनको। ठीक है, ये भी है भारतीय मूल के, ठीक है, लेकिन ये वही जो सीमा पार किसी भी देश में रह रहे हों, ठीक है, सीमा पार किसी भी देश में रह रहे हों, इनको छोड़ करके रह रहे हों, और अगर ये यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं कि भैया हम नागरिकता लेना चाहते हैं भारत की, तो वो दूसरा देश भी अनुमति देना चाहिए उस देश को, भैया तुम भारतीय नागरिकता ले सकते हो, तो हम इस आधार पर नागरिकता देंगे। ठीक, इसमें क्या होता है कि स्पाउस वगैरह होते हैं, जैसे कि कोई हमारे यहाँ आदमी है, उसने शादी कर ली किसी दूसरे से, तो उसको नागरिकता नहीं है OCI के तहत। ठीक है, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी OCI के तहत, इनको दे दिया जाएगा जो आके रह रखे। पता चले पाकिस्तान की लड़की से शादी कर ले, अब पाकिस्तान की लड़की नागरिकता मांगे, भैया हम तो, ये आदमी इंडिया का था, वो अमेरिका में रह रहा था और पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली उसने, अब पाकिस्तानी के नाम पर मांगे तो भैया ऐसा नहीं हो पाएगा, वो बम फोड़ देगी यहाँ करके, उसका क्या कोई भरोसा नहीं भैया उसको। हुआ क्या कि 2015 में क्या किया गया कि ये PIO कार्ड और OCI कार्ड इनको जारी किया गया था। OCI कार्ड, PIO कार्ड और OCI कार्ड को दोनों में मर्ज कर दिया, मिला दिया। बोला यार एक ही कार्ड बहुत है, ये PIO कार्ड में ज़्यादा सुविधा नहीं है, इसमें ज़्यादा सुविधा है, तो इस तरीके से उन्होंने मिला दिया। इसका लाभ इनकी चौथी पीढ़ी तक को मिल सकता है, चौथी पीढ़ी तक को इनका लाभ इनको मिल सकता है। देखो हमने आज ये नागरिकता चैप्टर कवर किया। इसमें क्या करना है कि अब आप जाकर के अपना जो बल लैंग्वेज वगैरह होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो मोस्टली काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। एलएम सिंह समिति वगैरह है जो नागरिकता से संबंधित रही है, ये सारी चीज़ें। और अगले वीडियो हम देखेंगे कि अगला चैप्टर मूल अधिकार या मूल कर्तव्य वगैरह ये चीज़ कवर करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको सब अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।